हमने कहा कि वो हमको ले लें। और एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के नासालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको क्या बोलते हैं? का वोट नहीं चाहिए। बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल है बवाल है। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में या कहें बिहार के चुनाव में मुसलमान किसकी तरफ जाएगा। मुसलमान मतदाताओं को अपनी ओर लाने के लिए ओवैसी सीमांचल पे डेरा डाले हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव के दिए बयान से भड़क गए हैं और सवाल कह रहे हैं कि जल्द ही तुम जमीन पे आओगे। सवाल यह है, क्या आरजेडी या महागठबंधन इन मुस्लिम मतदाताओं को अपने इर्द गिर्द गोलबंद कर पाएगा? और बिहार की सियासत में अगर देखा जाए, मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार क्यों कम हो रहा है? और जो बात उठाई गई है कि 4% वाला उप मुख्यमंत्री, 14% वाला मुख्यमंत्री, तो ये 17 से 18% वाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में कहां खड़े हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हम अपनी चर्चा में रखेंगे। पहला सवाल, क्या बिहार का मुसलमान महागठबंधन के साथ गोलबंद होगा? क्या बिहार के मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी सेंध लगा पाएंगे? और तीसरा, बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण का किस पार्टी को लाभ मिलेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर राजकुमार राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्वेता प्रिया जनता दल यूनाइटेड से। श्वेता जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, आपका मुस्लिमों को लेके मोह भंग क्यों हो गया? देखिए रमेश जी, हमारा कोई मोह भंग नहीं हुआ है और ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास के मुद्दे पे बात करती है और उसमें कोई जाति और धर्म नहीं आता है। जहां तक मुझे लगता है आप सीट्स की बात कर रहे होंगे। आपने खुद ही पकड़ लिया, जब अगली बात आप जानती थी कि मैं कहां आपको पूछूंगा। देखिए, हम इसमें सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप हमारी पार्टी को देखें, जेडीयू को देखें, तो 2015 में 2015 में हमने 7 प्रत्याशी खड़े किए थे मुस्लिम से और उसमें से 5 सफल रहे थे, जिसको देखते हुए 2020 में हमने 11 सीट्स दिए थे। अब 11 सीट्स में से हमें सफलता नहीं मिली, 0 सफलता रहा। अब उसको देखते हुए हमने इस बार 4 सीट्स दिए हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, यही बात है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, ऐसी खुद कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। 11 लोगों को दिया, उनमें से नहीं जीता, तो इस बार हमने सिर्फ 4 लोगों को दिया, उसमें भी 2 महिलाएं। ये सफलता, तो उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात तो करेंगे ना। आप देखिए, प्रतिनिधित्व की अगर बात करते हैं तो 2015 में हमने 7 सीट्स दिए थे, 5 सफल रहे, तो हमने 2020 में दिए। हाँ, इसीलिए देखा, उसको देखते हुए तो आपका मोह भंग हुआ है या बीजेपी के प्रभाव में आके ये हुआ है? किसी प्रभाव में आके नहीं हुआ है। ये एक राजनीतिक नीति होता है जिसके तहत सब, अगर आपको विकास करना है तो आपकी सरकार वहां आनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक, जो हमारे जेडीयू के का जो भी डिसीजन है, वो किसी की सफलता और ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए। बीजेपी ने 101 में किसी को दिया ही नहीं, वो समझ में आता है, लेकिन जेडीयू भी उस प्रभाव में आके ना दे, ये समझ में नहीं आता। उस प्रभाव में नहीं है रमेश जी। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, अगर ऐसा प्रभाव होता तो जब 2015 में उनकी सफलता दिखी तो हमने सफलता के बेसिस पे 2020 में 11 सीट्स दिए थे। अब उन चीजों को देखते हुए 2025 में सबसे जरूरी होता है। डॉक्टर राजन, मैं देख रहा हूं, आप लोग चाहते तो हैं कि मुसलमान का वोट थोक के भाव में आपको मिल जाए, लेकिन जब उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आती है
तो आप भी देखिए पिछली बार कितने लोगों को आपने टिकट दिया था, इस बार आपने कितने लोगों को टिकट दिया था, या उससे पहले कितने लोगों को टिकट दिया था? रमेश जी देखिए, हमारे घोषणा पत्र में हमने जो वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे। और ये आवाज इको हो रहा है, आवाज इको हो रही है, आवाज ठीक करवा रहा हूं, आप बोलते रहिए, मैं ठीक करवा रहा हूं। रमेश, हाँ रमेश जी देखिए, हमारे गठबंधन में तो साफ हम जो जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। हमने 143 सीटों में से 19 सीट अपने अल्पसंख्यकों मुसलमान भाइयों के लिए रखा और दिया है, टिकट बंटवारा किया है। तो ये आज जो जेडीयू जो है वह भाजपा में हो चुका है, अब उसमें कोई इफ और बट नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी यहां बनती दिख रही है। वो बिल्कुल दिख रही है, जो जहां पे जो सीटें आएगी उसको फिर दोबारा मौका दिया जाएगा। हम वादा कर रहे हैं, हम हर एक जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देंगे और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको दिखाई देगा कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और दूसरी बात रमेश जी देखिए, भाजपा जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है उसमें कोई जगह अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए नहीं है। और जेडीयू जो है वह तत्काल रूप से भाजपा में हो चुकी है, अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर वो जो उसका अस्तित्व बचा ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए राजन मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। राजकुमार भाटी साहब, बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से मनीष पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन मनीष पांडे साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एक बात समझ में नहीं आती, आप कह तो रहे हैं घुसपैठिए हैं, अगर घुसपैठिए हैं तो कहां हैं, कितनी संख्या में हैं और वो कैसे भीतर आ गए, ये भी तो आप ही को बताना पड़ेगा ना। सिर्फ घुसपैठियों का राप अलापने से थोड़ा काम चलेगा। देखिए, बिहार की जमीन पर और देश की सरजमीन पर जो लोग घुसपैठियों से त्रस्त हैं उनको पूरी तरीके से अब पता है कि घुसपैठिया कहाँ हैं और घुसपैठिए क्या नुकसान कर रहे हैं। अब क्या है कि चीजें आधिकारिक रूप से कुछ चीजें अगर आज की तारीख में नहीं है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वो भी हो जाएंगी। अरे साहब, चुनाव आयोग ने वोटर शुद्धिकरण की पूरी प्रोसेस कर दी, आप कह रहे हैं इंतजार करिए। आप कब तक का इंतजार करें? और अगर आप कह रहे हैं घुसपैठिए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? पूरी आप देखिए, बीएसएफ किसके अंडर में है, स्टेट पुलिस किसके अंडर में है, 20 साल से आप बिहार में, 11 साल से सेंटर में बीजेपी है, तो ये तो आपके ऊपर सवाल है। देखिए रमेश जी, कुछ लोगों को लगता है कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है, इसलिए जितने सवाल खड़े किए जाते हैं ना वो सारे 2014 के बाद से ही लगता है कि सारी समस्याएं जो है वो तो कुछ लोगों को ये क्यों लगता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ जवाहरलाल नेहरू है? वो कौन है जिनको ये लगता है? इसीलिए लगता है कि जवाहरलाल नेहरू की वंशावली जिसने देश में 55 वर्षों तक शासन किया, वो आज 11 वर्ष शासन करने वाले लोगों से सारी समस्याओं का समाधान चाहती है। तो जब इस प्रकार की सोच होगी तो उसके प्रति उत्तर में यह सवाल तो खड़ा ही होगा कि जो चीजें, जिन समस्याओं का हल 55-60 वर्षों में नहीं निकल पाया, वो आज 11 वर्षों में चाहते हैं कि हो जाए। जबकि देश की रफ्तार जो है वो आज विश्व की तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुकी है। हम कहाँ हैं, किस जगह हैं, यह पूरा विश्व जानता है, समझता है, इसलिए इस प्रकार के खड़े किए जाते हैं। ओके पांडे साहब, ये भी आप ही लोगों को जिक्र कर रहे हैं ये चुनावी मंच से। राजकुमार भाटी साहब, ये मुसलमान कब तक राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक बना रहेगा? उनके सोशल इंडेक्स, उनकी इकोनॉमिक इंडेक्स, उनके एजुकेशनल इंडेक्स, उनके हेल्थ इंडेक्स पे कैसे बदलाव लाया जाए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसे ठीक की जाए, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए, इस पे कब चर्चा होगी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुसलमान क्या, हर समुदाय, भारत के हर नागरिक को, प्रदेश के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
और उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए, राजनीति का मुख्य चिंतन और मुख्य चिंता यही होनी चाहिए। अभी मनीष पांडे जी कह रहे थे कि कुछ लोगों को लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। किसको लगता है, शायद वो भूल गए। ये जुमला चला कहाँ से? ये कंगना रनौत ने, प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि जब से मोदी जी आए तब से ही आज़ादी मिली है। उससे पहले तो आज़ादी ही नहीं थी, उससे पहले कुछ देश में था ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान जो करती है भारतीय जनता पार्टी करती है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के आप बिहार चुनाव के भाषण देखिए, वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कितने भाषा के किस निम्न स्तर पर उतर आए हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि ये जो लालटेन लेके मुजरा कर रहे हैं, ये मुजरा शब्द उन्हें बड़ा प्रिय है। 2024 के चुनाव में भी बोल रहे थे। और योगी जी कोई बंदर की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि कट्टा रख के, कनपट्टी पे कट्टा रख के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घोषित कराया है। जब देश के प्रधानमंत्री इतने निम्न स्तर की भाषा बोलने लगे और भाषा की गरिमा गिराने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो घबराए हुए हैं। ये बिहार की हार को देख के घबराए हुए हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका स्वास्थ्य खराब होने का पूरा लेकिन राजकुमार भाटी साहब, हम केवल एक पक्ष देख रहे हैं। अगर को इन्होंने बंधक बना लिया, अगर संसद से पारित कानून को, चाहे वो वक्फ कानून है, उसको अगर आप कह दे मैं कूड़ेदान में डाल दूंगा, ये भी तो ध्रुवीकरण का अपना तरीका है ना। आप एक वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है उसके लिए। वक्फ बोर्ड कानून पे जो जो आपत्तियां हमारी थी वो सारी सुप्रीम कोर्ट ने मानी। जो जो बात हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कही। बिहार के एसआईआर पे जो जो आपत्तियां हमने की थी वो सारी सुप्रीम कोर्ट ने मानी। इसका सीधा अर्थ है कि हम कानून के अनुसार बात कर रहे थे, संविधान के अनुसार बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। संसद से पारित कानून को, गोलवलकर आरएसएस के प्रमुख, संसद से पारित कानून को, यह संविधान में तय किया गया है। संसद से पारित कानून अगर संविधान के ढांचागत जो हमारी अनुच्छेद हैं उनके खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान रख सकती है। लेकिन कोई कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा आया और उसे राज्य सरकार सिर्फ ये कह दे वोट के लिए कि हम इसे कूड़ेदान में डाल देंगे, हम इसे नष्ट कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है ना। आप जनता जनार्दन को सच बोलिए। नहीं, कूड़ेदान में डालने की भाषा से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। शब्दों को, गर्ममयी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन विपक्ष को पूरा अधिकार है कि संसद से पास कानून पे आपत्ति करे। बिल्कुल। और संसद से पास होने के बाद कई कानून वापस लिए गए हैं। कृषि कानून भी संसद से पास होने के बाद ही वापस लिए गए। वक्फ बिल में भी कई संशोधन हुए हैं। और भी बहुत उदाहरण है कि संसद से पास कानून वापस लिए गए। तो ये विपक्ष को पूरा अधिकार है कि चाहे वो संसद से पास भी हो गया बहुमत का दुरुपयोग करके तो उसका विरोध करे। लेकिन जो आपने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं, कूड़े में डालने जैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। भाषा ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर अनु पासवान, आपको क्यों लगता है, मैं हाँ पांडे साहब बोल लीजिए, फिर मैं डॉक्टर अनु पासवान के पास आता। बोलिए पांडे साहब। मैं कह रहा था कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को कहा कि जहां चाहो वहां उनको नचा लो वोट की खातिर। राजकुमार भाटी जी को वो भाषा शूट करती है। भाई ये नीतीश जी के स्वास्थ्य पे सवाल खड़ा करते हैं। अभी 2 दिन बिहार में बारिश हो रही थी, तेजस्वी यादव ने अपनी सारी सभाएं कैंसिल कर दी और नीतीश कुमार सारी सभाओं में गए। तो 35 साल का युवा बूढ़ा है या कौन बूढ़ा है या राजकुमार भाटी जी को शायद नहीं दिखता है और नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। तो नजरिया नहीं रखिए, कम से कम डिबेट में बैठकर तो न्याय कीजिए व्यक्ति और विषयों के साथ। ठीक है, भाटी साहब जवाब दे दीजिए। पांडे साहब ने कुछ बातें उठाई है। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, आप ही को कह रहा हूं सर। नहीं, पांडे जी का आदर करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हाँ, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य केवल मुझे नहीं पूरे देश को दिख रहा है। इसमें क्या संदेह है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से बीच में से उठ के चले आए और जब हम कह रहे थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए चले गए थे। आज हम कह रहे हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं स्वास्थ्य एकदम फिट है
लेकिन पूरे देश को दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे कहने से या आरोप लगाने से कुछ थोड़ी होगा। उनका स्वास्थ्य में दिक्कत है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये मैं आऊंगा, ये पप्पू अप्पू टप्पू की जो राजनीति है कहां जाएगी। लेकिन डॉक्टर अनु पासवान, क्यों मुसलमान आपको वोट दे? एक कारण बताइए ना। सिर्फ इसलिए कि आप बीजेपी का भय दिखाकर उनसे अपनी तरफ वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? भाई कुछ तो आपने किया होगा ना इतने सालों में मुस्लिमों के लिए, तब जाके आप कह सके हमने आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए इतने सारे काम किए, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। सबसे पहले रमेश जी, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। जी। देखिए रमेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी को भी भय नहीं दिखा रहे हैं। काम खुद बीजेपी ये कर रही है कि वो इस तरीके के नए नए कानून लाके लोगों में हिंदू मुस्लिम बंटवारा करके कभी मुद्दों की बात ना करके सिर्फ जनता को भटकाने का काम तो बीजेपी कर रही है। हम तो लोगों को सत्य बता रहे हैं और हमने सिर्फ ये काम किया है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जब भी कोई भी उठा के देखेगा वो कभी इस बात से नहीं निकाल सकता कि जब भी कोई भी कदम उठाया गया है, कोई भी संविधान से बनाने से लेके चाहे नौकरी देने तक में, चाहे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर तबके के लिए, सबके लिए काम किया गया है। हम सिर्फ एक तबके को लेके चलते हैं, हम समाज को लेके काम करते हैं, हम जनता को लेके काम करते हैं और भय दिखाने। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 15 पॉइंट प्रोग्राम आपने स्पेसिफिक मुस्लिम को कंसंट्रेट करके शुरू किया था ना। आप कह रहे हैं हम सबके लिए काम करते हैं, बट आपने उनको टारगेटेड करके शुरू किया था नहीं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर जब किसी हम बेसिकली हम आवाज उठाने का काम करते हैं। बीजेपी किसी स्पेसिफिक समाज को लेकर, किसी जात को लेकर जब उसके ऊपर हमला करती है, तब हम उस समाज, उस जात को, उस समुदाय के लिए हम आवाज उठाने का काम करते हैं। हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं रोजगार की भी बात कर रही हूँ। क्या माननीय राहुल गांधी जी ने क्या रोजगार को लीक पेपर को लेके, क्या पर्चा लीक को लेके आवाज नहीं उठाया? जब इनके हक अधिकार के ऊपर हमला हुआ, युवाओं के ऊपर हक अधिकार के ऊपर हमला हुआ, तब हम उस समय भी आवाज उठाया। तो आप कह रही हैं आपको मालूम है, तो मुझे जरा मुस्लिमों का इकोनॉमिक स्टेटस बिहार में आज के दिन क्या है जरा आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आप मुस्लिमों के इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे हैं, आप पूरे जनता की बात करिए ना। क्योंकि मैं टॉपिक पे आज मुस्लिमों के ऊपर बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। क्या मुस्लिम इकोनॉमिक्स क्या जनता से अलग है? कि मैं आपसे कह रही हूँ 64% आबादी ही पूरी गरीबी रेखा के अंदर है और आप कह रहे हैं कि एक समुदाय की हम बात कर ले। मैं कह रही हूँ कि पूरी भारत की जनता गरीबी रेखा नीचे जी रही है। पूरी भारत के युवा जो है वो हर, चाहे वो किसी भी धर्म समाज के हो, सभी तो बेरोजगारी के आलम में। और आप चाह रहे हैं कि हम किसी एक सामाजिक, किसी सिर्फ एक धर्म को लेकर हम केंद्रित हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर अनु पासवान, लेकिन अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मैं वो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहूंगा। बिहार का जो सर्वे हुआ था उसमें मैं अपर कास्ट मुस्लिम के बारे में बता रहा हूं। जो शेख्स हैं उनमें 26% लोग गरीब हैं, पठान्स में 23% लोग गरीब हैं, सैयद में 18% लोग गरीब हैं। बैकवर्ड एंड ईपीसी मुस्लिम की, ईबीसी मुस्लिम की बात करूं, मोमिन 27%, धुनिया मुस्लिम 34%। और बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने एक सर्वे कराया और उसमें ये सारे स्टेटस रिपोर्ट जो थी वो सरकार को पता थी। तो मैं आपसे श्वेता प्रिया जी जानना चाहूंगा कि साहब, जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये आबादी आज भी इतने पीछे क्यों है? फिर से अगर हम शुरू करेंगे तो मुझे बोला जाएगा कि आप 90 से 2005 तक के दशक में क्यों चली जाती हैं। 1990 से 2005 तक इसलिए चली जाती क्योंकि अपने कार्यकाल का जवाब देना है आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मतलब आपके पास 20 साल में आपने क्या किया उसका जवाब नहीं देना। लेकिन मैं 90 से 2005 के लिए बात करूंगी, अभी ये तक समझ में नहीं आता। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं हमने क्या किया, फिर हम बताएंगे 1990 से 2005 तक। आप पूछ लीजिएगा इन्होंने क्या किया।
हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते थे, जिस चीज को लेके ये लोग बोलते हैं ये लोग सांप्रदायिक नहीं है, ये पूरे समाज का विकास चाहते हैं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इन बातों में। 130 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1990 से 2005 तक में। हम अपनी उपलब्धि ये गिनवाते हैं कि इन 20 सालों में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। दूसरा उपलब्धि हम ये बताना चाहते हैं, 1989 में जो भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा हार्म मुसलमानों को हुआ था, और मुसलमान भाई बहनों को हम यहाँ से बताना चाहते हैं, बिहार के मुसलमान भाई बहनों को, उसका कोई कार्रवाई इनकी गवर्नमेंट आई तो नहीं की। अपनी उपलब्धि ये बताना चाहते हैं, वो नीतीश जी की सरकार बनी वहां पे, उसके बाद ही उस पे कार्रवाई हुआ और आज तक उन लोगों को कॉम्पनसेशन के तौर पे पेंशन दिया जा रहा है। हम तीसरी उपलब्धि ये गिनवाते हैं कि 9000 से ज्यादा कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाया गया है ताकि कोई कम्युनल राइट्स, कोई सांप्रदायिक दंगे वहां पे ना हो। हम आपको ये बताना चाहते हैं श्वेता जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आपने सब कुछ किया, हर 3 में से दूसरा मुसलमान अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए राज्य छोड़ने के लिए क्यों मजबूर है? उस पे भी हम बात करेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं। हम चौथी उपलब्धि ये बताते हैं, वहां पे जो जितनी मुसलमान महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा आप बताइए परेशान कौन होता है, वंचित तबका कौन है? महिला। और महिला में अगर हम मुसलमानों की बात करें तो जो विडो होती हैं या जिन्हें छोड़ दिया जाता है कम उम्र में शादी करके, उनके लिए कोई रेमेडी नहीं था। उनके लिए वो कहां से खाती पीती ये भी सोचने वाली हमारी सरकार थी, नीतीश जी ही थे, वो इतने संवेदनशील हैं और उन्होंने उनके लिए पेंशन कह लीजिए, सैलरी कह लीजिए, 10,000 से शुरू किया था उन्होंने, अभी 25,000 है। एक और बात बता दूं मैं आपको, आप मुझे रमेश जी, 25,000 आप बताएं, अभी मैं आपको बताता हूं। अगर ये है जो आप कह रही, अगर आप कह रही नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, इन लोगों ने क्या किया? अरे मैडम, आपसे मैं पूछ रहा हूं ना, मैं 20 साल के लिए आपके पूछ रहा हूं। एवरेज इनकम, मैडम एवरेज इनकम, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। आप मुझे बोलने नहीं दे रही, क्यों नहीं बोलने दे रही? बात कर रहे हैं तो मुझे बताने दीजिए। आप क्या मुझे नहीं बताने देना चाहती हैं? बिहार में मैडम आप मुझे क्या नहीं बताने देना चाहती है, मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी आवाज को सुनिए, मेरी आवाज को सुनिए। 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है। एवरेज इनकम ऑफ मुस्लिम्स हाउसहोल्ड 31,055 रुपए, यानी मंथली 2,630 रुपए। अब आप मुझे बताइए, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये आंकड़ा ये मेरा नहीं है, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन तमाम जो सर्वेस हुए हैं उसमें ये निकल कर आया है। ठीक है रमेश जी, फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि उससे पहले कितना था, फिर हम बताते हैं। आपने अभी मुझे बोला कि आप अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनवा सकते हैं, मैंने अपनी उपलब्धि गिनवाई और उससे पहले क्यों नहीं हुआ था, अब आप उनसे पूछिए। और दूसरी चीज, अगर आपने मुझे ये बताया है 31,555 है इन लोगों का एवरेज इनकम, आप मुझे उससे पहले 2,630 पर मंथ, हाँ उससे पहले का बताइए, फिर हम रीजन बताते हैं। मैं तो आप ही की बात करूंगा ना, पीछे के डाटा में क्यों जा रही है? आपकी आज की स्टेटस ये है, इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी अगर किसी को लग रहा है कि मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ है तो पहले आके वो हमें ये बताएं उन लोगों ने एक चीज जो भी किया हो मुसलमानों के फेवर में। दूसरा रमेश जी, एक चीज और हम बताना चाहते हैं, अभी भाटी जी को हम सुन रहे थे, हम हर एक के पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं, इसलिए बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। उन्होंने वक्फ के बारे में बोला, वक्फ कानून आया था और ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली चीजों को रिजेक्ट कर दिया है और इनकी बातों को मान लिया गया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इनकी 1-2 रिकमेंडेशंस को के अलावा एक भी चीजें इनकी नहीं मानी गई है। और हम ये भी बताना चाह रहे हैं, अभी आपने बोला रिप्रेजेंटेशन की बात कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, हम बताना चाहते हैं वहां की 18% आबादी मुस्लिम है बिहार में, जिसमें से 73% पसमानदा समाज से आते हैं जो वहां के निचले तबके के हैं। वो भी सोचने वाली गवर्नमेंट एनडीए है नीतीश जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सबसे ज्यादा फोर्स किया था, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि पसमानदा समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए स्टेट वक्फ बोर्ड में, जिसका पसमानदा कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने वेलकम किया था, बाकी 50% लोगों को उससे प्रॉब्लम है। राजकुमार भाटी साहब, एक और बात जो असैउद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, मुझे लगता है उस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। वो कह रहे साहब 4% वाला बल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री, 14% वाला मुख्यमंत्री, ये 17-18 वाला फीसदी क्या सिर्फ दरी उठाने भर के लिए है? तो बात तो उनकी जायज है। देखिए, खाली आबादी से तय नहीं होता, व्यक्ति की योग्यता भी होती है, व्यक्ति की लोकप्रियता भी होती है और उसका अनुभव भी देखा जाता है। इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे हैं
जाति की आबादी 1% भी नहीं है। अगर हर चीज को हम जाति पे तोलने लगेंगे और आबादी पे तोलने लगेंगे तो फिर गुणवत्ता का क्या होगा। तो सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक शाखा है और आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर जी ने एक किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स, उसमें साफ साफ लिखा है कि मुसलमान हमारे शत्रु हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट ये हमारे शत्रु हैं। तो जिस पार्टी की विचारधारा एक समुदाय को शत्रु मानती हो उसके हित के लिए काम क्यों करेंगे। ये इनके प्रकार इस तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए, उनको जो है सम्मान न दिया जाए। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, न लोकसभा में, न विधानसभा में, न बिहार में, न उत्तर प्रदेश में, न बंगाल में, कहीं टिकट नहीं देती है। लेकिन तो ऐसी पार्टी को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। जो एक पूरे समुदाय को शत्रु मानती हो उस पार्टी को इस बारे में सवाल पूछने का कोई हक नहीं। लेकिन इसी पार्टी ने राष्ट्रपति भी बनाया है साहब, अब्दुल कलाम साहब को कौन भूल सकता है। ये उसी पार्टी ने बनाया जिसको आप कह रहे हैं भाटी साहब। अगर अब्दुल कलाम साहब को आप मुसलमान की श्रेणी में रखते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। अब्दुल कलाम एक वैश्विक स्तर की प्रतिभा है। मुसलमान की श्रेणी में तो अफजल गुरु आते हैं ना। वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने शानदार काम किया। मुसलमान की श्रेणी में उनकी योग्यता को सम्मान दिया गया। ठीक है, आप भाटी साहब, पांडे साहब बोल लीजिए पांडे साहब जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं कह रहा था मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। देखिए ऐसा है कि अभी इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, राजकुमार भाटी जी ने। मैं बड़ा आज प्रसन्न हुआ इनकी बातें सुनकर। इन्होंने कहा कि भाई देखो क्वालिटी भी कोई चीज होती है, आबादी पे मत जाओ। ये मुसलमानों को शायद कह रहे थे कि क्वालिटी भी कोई चीज होती है। अब यही कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देखिए कितना कंफ्यूजन इनके अंदर में है। एक तरफ कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है, और दूसरी तरफ अभी बैठ के करें भैया ऐसा थोड़ा ही होता है। कोई कंफ्यूजन भाई योग्यता भी कोई चीज होती है। और जब अब्दुल कलाम आजाद का नाम आया तो बोले वो मुसलमान थोड़ी है, वो मुसलमानों की श्रेणी में नहीं है। मुसलमान तो ये लोग मानते हैं अफजल गुरु जैसे लोगों को, हमारे जो हिस्ट्री अतीक अहमद जैसे लोगों को। ये इनकी तो परिभाषा मुसलमानों की वही हो गई है ना। भाई वो जो मुसलमान था देश में जो प्रतिष्ठा पाता था, ये उनको प्रतिष्ठा देना कहाँ चाहते हैं। रमेश जी मैं जवाब देना चाहूंगा। सूट करता है वो उसके गुण गाते हैं। और आज और नहीं, बस मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात राजकुमार भाटी जी, मैं एक बात मुसलमानों के विकास पर कह दूं, जरा उठा के देख लीजिएगा। 2014 से केंद्र की सरकार है, 2005 से बिहार में एनडीए की सरकार है। आप जरा पहले तो सर्वे करा लीजिए कि कौन सा ऐसा मुस्लिम गांव है जहां पिछले 11 वर्षों में बिजली नहीं पहुंची, सड़क नहीं पहुंची, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं पहुंचा, स्वास्थ्य का जो आयुष्मान भारत नहीं पहुंचा। वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो नहीं पहुंची हो, इस पर सर्वे आप करके निकाल लीजिएगा। या जितने सारे भी सीट्स बढ़े हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे मैनेजमेंट हो, जितनी सीटें देश के अंदर बढ़ी है उसमें कहा मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। अगर वर्जित नहीं है तो क्या वहां मनीष पांडे साहब, मुसलमान के बच्चे जाकर मनीष पांडे साहब, फिर नमक हराम जैसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आपने बिल्कुल ठीक बात कही, फिर क्यों सार्वजनिक मंचों से कहा जाता है? उठाया। अब उसको सुन लीजिएगा जरा सा। देखिए ऐसा है, जो कहीं काम करते हैं, जो मजदूरी करता है, जो कहीं चाकरी करता है, वह वेतन उठाता है वहां से। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी अपनी मजदूरी चाहते हैं, और राजनीति में सत्ता में बना रहना वह उसकी जो मेहनत होती है, जनता के लिए जो काम करता है, उसको मजदूरी माना जाता है। यूं ऐसी बोलचाल की भाषा में मैं कह रहा हूं, उसको कहीं किसी किताब में लिखी नहीं गई ये बात। और अगर हमने सबके लिए काम किया, सबका साथ दिया, सबका, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं पूरे पैनल को चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें कि बिहार के किसी एक मुस्लिम गांव का उदाहरण दे दे जहां बिजली नहीं गई हो। एक दलित की बस्ती बता दे जहां नहीं गई हो। एक पिछड़ा, अति पिछड़ा कोई ऐसा गांव बता देना बैठ के राजद के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता जहां बिजली आज तक नहीं पहुंची हो। मैं चुनौती देता हूं। नहीं, भाटी साहब कह रहे हैं कि आरजेडी में कोई ऐसा मुसलमान नेता नहीं है जो क्वालिफाई, इतनी
जो इतना काबिल या इतना पॉपुलर है कि उसको डिप्टी सीएम या सीएम बनाया जाए? भाटी साहब, नो, देखो आप मुझे गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करिए। फिर मैं अपने बात दोहराता हूँ, और ये मोटी सी बात अगर समझ में किसी के में नहीं आ रही तो उसके बुद्धि परीक्षण की जरूरत है करने की। सुनिए, सब जितनी जिसकी संख्या भारी जो उतनी उसकी हिस्सेदारी नारा भी हमारा, हम बिल्कुल कहते हैं और हम उस पर जोर देंगे, लेकिन वो कहाँ, जहाँ ज़्यादा पोस्ट हों। 545 टिकट वो होते हैं लोकसभा सदस्य, 545 में हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। बिहार में 240 विधायक चुने जाने हैं, हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। यूपी में 403 विधायक चुने जाते हैं, हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए और आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद एक ही होता है। देश में 6000 जातियां हैं, आप 6000 प्रधानमंत्री तो बना नहीं सकते, 6000 राष्ट्रपति तो बना नहीं सकते। जहां पद एक है वहां ये कहना कि इस जाति का बनाओ, उस जाति का बनाओ। तो राजकुमार भाटी साहब ने भविष्य देख लिया। एक बार बताओ, सीटें ज्यादा हैं वहां हिस्सेदारी की बात करिए, करनी चाहिए। साहब, राजकुमार भाटी साहब स्मार्ट आदमी है, उन्हें पता था आज अगर मैं ये कहूंगा कल के दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो फिर ये पूछेंगे कि साहब क्यों नहीं मुस्लिम को डिप्टी सीएम या सीएम पोस्ट दे देते हो उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक। इसलिए यही काउंटर कर दो इस बात को ताकि आगे भविष्य ना उठे। क्यों भाटी साहब? वही कह रहे ना, ये हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं लेकिन सत्ता में खुद बैठेंगे और फिर आरक्षण। देखिए, मैं तो एक सैद्धांतिक बात कह रहा हूं, मैं कभी दोगली बात करता ही नहीं। मैं तो जो बात, आरक्षण क्यों दिया, वो बीच में बोल रहे हैं रमेश जी, आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण इसीलिए दिया गया ना कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, जो किसी कारण मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ प्रिया जी। जब ये हिस्सेदारी के माध्यम से आगे आएंगे, हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेंगे, तो कर्पूरी ठाकुर जैसे समाज के लोग कभी मुख्यमंत्री फिर बन पाएंगे क्या? ठीक है भाटी साहब, जल्दी से फिर मैं, डॉक्टर राजन भी लाइन पे हैं, अनूप पासवान, सबको मुझे बात करनी है। भाटी साहब जल्दी से बोलिए। पांडे जी, सच पर पर्दा डालने के लिए पांडे जी बात को इतना मत घुमाइए। आरक्षण में साफ नियम है, जहां 3 से कम पद होंगे वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। आरक्षण वहीं लागू होता है जहां ज्यादा पद हों। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे, राष्ट्रपति के पद पे आरक्षण लागू नहीं होता। तो आप मुझे समझा दीजिए, फिर तेजस्वी कैसे कर रहे हैं, हर घर को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, जरा ये भी समझा दीजिए। नहीं, इसका फार्मूला आप मुझे बता दीजिए। आप तो साथ साथ है ना, मुलायम सिंह क्या बात कर रहे हैं, कितना आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। बता दीजिए, सरकारी नौकरी का मुख्यमंत्री से क्या लेना देना? मुख्यमंत्री पद से और सरकारी नौकरी किस फॉर्मूले से दे देंगे? जब हर घर को मिल जाएगी तो सबको आरक्षण मिल गया। घर तो सबके हैं। अरे भाई साहब, तो जो पद सृजित हो, अरे उनकी नियत साफ है इसलिए दे देंगे। आपकी नियत में खोट है, आप इसलिए नहीं दे पा रहे। आपको 4-5 पूंजीपतियों की जेब भरनी है, आप इसलिए गरीबों को नौकरी नहीं दे पा रहे। उन्हें पूंजीपतियों की जेब नहीं भरनी है, वो गरीबों का हित करेंगे इसलिए नौकरी देंगे। अरे भैया, जो पद सृजित करेंगे उसमें आरक्षण देंगे कि नहीं, मुझे बता दो। आप राजकुमार भाटी जी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, जो भी पद सृजित करेंगे, 200 की पद निकालेंगे, मान लिया जाए, उसमें आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? अरे भाटी साहब को अभी से बुजुर्ग मत बनाओ भाई। भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है, नियत ठीक नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं दे पा रही है। आरजेडी की और इंडिया गठबंधन की नियत साफ है, इसलिए आरजेडी और इंडिया गठबंधन नौकरी देंगे। 200 पद सृजित करेंगे तेजस्वी यादव, उस 200 पद में आरक्षण लागू करेंगे या नहीं करेंगे? पांडे साहब, ड्राइवर की पद आई, पांडे साहब, ये तेजस्वी यादव आ रहे हैं क्या सत्ता में? नहीं, वो तो राजकुमार भाटी जी पहले समझा देना। अखिलेश जी आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने के लिए। इन्होंने तो पूरा कैबिनेट बना दिया है। अरे मैं समझा रहा हूँ भाई, जवाब सुनो अगर आप, तो मैं समझा रहा हूँ। नहीं रमेश जी, आरक्षण ना तो हाँ मैं आ रहा हूँ प्रिया जी, मैं आ रहा हूँ। मुझे डॉक्टर, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ चलिए बोलिए। आरक्षण ना तो मनीष पांडे की इच्छा से मिलता है, ना तेजस्वी यादव की। आरक्षण हमारा संविधान देता है, ना मनीष पांडे खत्म कर सकते हैं। लेकिन धर्म के आधार पे आरक्षण, संविधान भी नहीं कहता कि धर्म के आधार पे आरक्षण दिया जाए। भाटी जी ने नियत साफ की बात की है, अब जनता ये समझ ले, इतना नियत
साफ है, रेलवे में ही आर्थिक आधार इन्होंने पे भी नहीं कहता संविधान, ये आर्थिक आधार भी खत्म लैंड फॉर करवाइए। जॉब्स, EWS भी संविधान नहीं जॉब कहता। देने के लिए तो ये लैंड ले लेते हैं। इनका नियत इतना साफ है, आप देख लीजिए 15 साल ये रहे थे, 1990 से 2005 तक में 1 लाख नौकरी नहीं दे पाए, 94,000 15 साल में दिए थे, ठीक है। और यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस 20 साल में 70 लाख ठीक है। अभी जो दूसरा बड़ा मुद्दा है नियत और हिंदू मुसलमान की बात, डॉक्टर अनु पासवान है कांग्रेस के, बताइए विकास किसके वक्त में ज्यादा हुआ है, एनडीए गवर्नमेंट में या कांग्रेस में हुआ? लेकिन श्वेता जी एक सवाल आप जरूर आज पूछिएगा, ये जो घुसपैठिए हैं ये कितनी संख्या में हैं और ये भीतर कैसे आए, और वोटर शुद्धिकरण के बाद ये कैसे बिहार में है? मुनाफा हुआ था, वो इतिहास है अभी तक का। हाँ बोलिए राजन साहब, चुप क्यों हो गए? हाँ, आप लोग घुसवाते हैं, आप लोग जो भी गलत काम होता है नहीं, आप क्या लोग आप करवाते सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल तो सुनाई नहीं दिया। बताइए ना क्या विकास किया है मुसलमानों का, बताइए। आप लोग हितैषी बने हुए हैं, महागठबंधन हितैषी है, बताइए क्या किया है आप लोगों ने, क्या बेनिफिट हुआ है आप लोगों के होने से मुसलमानों को, ये बताइए। और हम बताते हैं एनडीए के होने से क्या बेनिफिट हुआ है। आप शांत रहेंगी। रमेश जी ने पूछा, उसके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैंने क्या किया है। रमेश जी देखिए, देश के विकास का प्रतिमा मापदंड जो है वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व सबसे सर्वोपरि है। जो पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग को, हमारे मुसलमान भाई को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहा है, वह उनके विकास और हक की बात कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एक भी एमएलए का टिकट नहीं दिया है, और उसके सहयोगी आरजेडी, उसके सहयोगी जेडीयू 4 सीटों पर लड़ा रहा है। एक चिराग पासवान, वो मुसलमानों के हक की बात करता है। सच्चर कमेटी जो मनमोहन सिंह के सरकार में आया था, क्यों ने आप लागू करने के लिए आवाज उठाया? शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक उसमें आंदोलन था, सांस्कृतिक उनका उन्मूलन था, किसने उस पर क्यों ने बात किया अभी तक जेडीयू ने? क्या वक्फ बोर्ड पर जो सच्चर कमेटी पर बहस करना चाहते हैं क्या धार्मिक स्वायत्तता पर हमला हुआ था मुसलमान भाइयों पर, जेडीयू का क्या स्टैंड था? सच्चर कमेटी की यूपीए सरकार में, यूपीए रमेश जी, यूपीए सरकार में ये घुसपैठिए के नाम पर जो ट्रेन नैरेटिव चला रहे हैं, घुसपैठिए के सवाल पर यूपीए सरकार में 90,000 घुसपैठिए को यहाँ से निकाला गया था। इनके 11 सालों के सरकार में सिर्फ 5,200 वर्षों में घुसपैठिए को निकाला गया है। एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट डॉक्टर राजन, मनीष पांडे जी जवाब दे देंगे। मनीष पांडे जी, इन्होंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट रखा है कि यूपीए कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, आपके इस कार्यकाल में कितनों को किया गया। आपने अगर एक बार और बताइए डॉक्टर राजन, अपना आंकड़ा एक बार और पढ़िए। 90,000 यूपीए के टाइम पे, 90 यूपीए सरकार में 90,000 घुसपैठिए को बाहर निकाला गया था। इनकी सरकार 11 साल में 5,200। अब हो गया। अब मनीष पांडे जी जवाब देंगे। डॉक्टर राजन हो गया। प्रक्रिया के संदर्भ में कहा गया मनीष जी, डॉक्टर राजन अभी हो गया, मनीष जी जवाब देंगे। ये जहां चुनाव होता है वहां इनके घुसपैठिए आ जाते हैं। डॉक्टर राजन अभी शांत हो जाइए। एक बात मैं बता दूं, सुन लीजिए। कल राबड़ी देवी ने एक बयान दिया तेज प्रताप यादव के बारे में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं इस विषय को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 35 वर्षों के राजद के शासनकाल में एक उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाया मुसलमान। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे व्यक्ति पिछली बार 17 में जब आईआरसीटीसी का घोटाला हुआ, नीतीश कुमार जब सत्ता में थे तेजस्वी यादव के साथ, तो 19 उन्होंने विधायक सीट पर जवाब दे दो, उनको लड़वा रहा हूं। आप कितने सीट पर लड़वा रहे हैं? चाहते तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो वित्त मंत्री थे तब के, उनको उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार से इस्तीफा दे दिए। सरकार उससे भी बड़ी बात, एक मिनट मनीष पांडे जी, उससे भी बड़ी बात मैं बताता हूं। 2005 में जब रामविलास पासवान की 29 सीटें आई थी, वो किंग मेकर बने थे। डॉक्टर राजन, एक मिनट डॉक्टर राजन, आपका लिटमस टेस्ट हुआ था 2005 में। डॉक्टर राजन, आपका लिटमस टेस्ट था 2005 में, जब पासवान साहब ने कहा, रामविलास पासवान जी ने कहा बना लीजिए सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम होगा। आप उस लिटमस टेस्ट में फेल हो गए। अगर आप सच में मुस्लिमों के इतने बड़े रहनुमा थे तो बना देते, सरकार भी बन जाती है आपकी। देखिए
तब तो आपने बनाया नहीं। आज आप कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों से हमें सब मिल के वोट देना, कहीं इधर उधर वोट मत देना। सिर्फ मेरी नहीं थी, और भी बिहार की दूसरी पार्टी भी थी। और दूसरी बात, अरे साहब आपके रामविलास जी जो संदर्भ दे रहे थे, रामविलास पासवान को जब लोकसभा हार गए तो राज्यसभा से हमने भेजा था, उनके दफ्तर और ऑफिस घर बचा था। और वही चिराग पासवान जब एनडीए की सरकार बनी, चुनाव हार गए तो उनका घर खाली करवा लिया था और रोते हुए अपने पिताजी का फोटो लेकर निकले थे। डॉक्टर, इसीलिए अल्पसंख्यकों के बाद, मुसलमानों की सुरक्षा के बाद हमारी पार्टी हमेशा करती रही है। ठीक है। हम उसके विकास पांडे साहब ऐसे आवाज नहीं आएगी। हम अभी भी कह रहे हैं, हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको दिया है। ठीक है। और आने वाले समय में जो ठीक है राजन साहब, उनका प्रतिनिधित्व देंगे। डॉक्टर राजन, अभी आपकी बात पूरी हो गई। डॉक्टर अनु पासवान, जो मैंने भाटी साहब से भी पूछा, आपको लगता है, जो आपने कहा कि आप सबकी बात करिए, लेकिन मैं केवल इस तबके की बात करता हूं, वो हर बाकी वर्ग से बहुत पिछड़ा हुआ है। हर 3 में से 2 व्यक्ति उसका बाहर जा रहा है लाइवलीहुड के लिए, रेमिटेंसेस और मनी ऑर्डर पे उनकी इकोनॉमी चल रही है। तो क्या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे बातचीत नहीं होनी चाहिए कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आए? भाई, वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये बात होनी चाहिए, और ये बात तो उन्हीं से चाहिए जो भाई इतने सालों से सत्ता बैठे। और अगर अभी कांग्रेस की अगर आप बात करें तो मैं तो जितने बीजेपी और सबसे पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो किस कार्यकाल में बने थे? पीएम किस कार्यकाल में बने थे? कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे। उसी तरीके से फारूकी मुद्दीन अली अहमद, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे। और मैं तो ये भी कह रही हूँ, चलिए सारी बात ठीक है, अब ये मुझे बीजेपी और जेडीयू के लोग बता दें कि कितनी सीट में एनडीए ने कितनी सीटों में मुसलमान प्रत्याशी उतारा है? सिर्फ 4। जो अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जी भी कह रहे थे, सिर्फ 4। और ये कह रहे हैं हम मुस्लिम यूटेसी है, और हम ये कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके तो मैनिफेस्टो में भी एक लाइन भी अल्पसंख्यक के लिए इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मगर इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अल्पसंख्यक और वक्फ की संरक्षण करेंगे। जो भी खामियां, जिस तरीके से जो कमजोरियों को जिस तरीके से अल्पसंख्यक के धन संपत्ति पे कुटाराघात करने का काम एनडीए सरकार ने किया, हम उसका संरक्षण करेंगे। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, और इसको पूरा भी करेंगे सरकार आने के बाद। जितनी गलतियां इन्होंने की है, जिस तरीके से इन लोगों ने वक्त वोट के ऊपर कुटाराघात किया है, और ये सिर्फ हम नहीं, पूरा मुस्लिम समुदाय बोल रहा है। लेकिन आप एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में लेकिन भाटी, ठीक है डॉक्टर अनु पासवान, कमेटी में, और आप वोट की बात कर रहे हैं। ओके भाटी साहब, आपको लगता है कि 2020 में खेल अर्थमेटिक खराब करने में असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा योगदान रहा? इस बार उन्होंने कई बार कहा कि साहब हमें भी अपने साथ जोड़ लो, महागठबंधन का हिस्सा बना लो, सीमांचल में कुछ सीट हमें दे देना। आपको लगता है कि अब क्योंकि वो फोर फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, तेजस्वी यादव को निशाना बना रहे हैं, अगर ये वोट अगर बढ़ता है तो फिर से सत्ता दूर हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है जो बिहार से रिपोर्ट आ रही है, इस बार चाहे असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हों या कोई और लड़ रहा हो, मतदाता गुमराह होने वाला नहीं है। और पिछले अनुभव से भी बिहार का मतदाता सबक ले रहा है कि ये इस सरकार को, जिस सरकार ने कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई, चुनावों के बीच में हत्याएं हो रही हैं, और हत्या में उस व्यक्ति का नाम आ रहा जिसे जेडीयू ने कैंडिडेट बनाया है, और दबाव में वो जेल भेजना पड़ा, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई करने को भी सरकार तैयार नहीं थी। और क्योंकि चुनाव आयोग का भी प्रेशर था और जनता का भी प्रेशर था, इसलिए जेल भेजना पड़ा। तो ऐसे हालात से उभरने के लिए इस बार जनता मूड बना चुकी है कि एनडीए का सफाया करना है, और इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। बाकी चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, देश स्वतंत्र है, संविधान हमारा अधिकार देता है, कोई भी चुनाव लड़े। अब
ठीक है, तो श्वेता प्रिया जी, अनंत सिंह को तो ना सुशासन का पोस्टर बॉय बना देना चाहिए। चलिए, एक चीज अभी भाटी जी ने ये याद दिलाया है मोकामा इंसिडेंट का, तो हम बताइए ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं अनंत सिंह पे, ये तो हमें नहीं पता किसने किया है, बस इतना बिहार की जनता जान ले कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है, अनंत सिंह को ही हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि इन्होंने अपनी ही पार्टी से किसी का बलिदान दिया है अपने बेनिफिट के लिए। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी इसमें आरोपी है या जिसके अगेंस्ट भी एलिगेशन प्रूफ होता है उसको, और आपकी सरकार ने उसको पकड़ा है, पुलिस कस्टडी में लिया है, जेल दिया है, फिर भी आप उसमें कह रहे हैं कि संदेह है किसने किया था। फायदा किसका और नुकसान किसका है? ठीक है, तो जिसका फायदा, जो फायदे का सोच रहे हैं ना, मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने ये तो गिरफ्तार भी करना चाहते थे, फायदा ये तो मैडम चुनाव को देखते हुए नफा नुकसान तय किया, उसके बाद डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। हमारा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? सुशासन है। जब आपका ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स सुशासन है तो अनंत सिंह उसके पोस्टर बॉय हो गए। फिर नहीं, कोई पोस्टर बॉय की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। आप अगर वैसे देख लें तो आरोपी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आरोपी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है किसी चीज का, तो 27 एलिगेशंस तो हमारे तेजस्वी जी पे ही लगे हुए हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, फिर उन्हें भी नहीं लड़ना चाहिए। बात यहाँ पे ये नहीं है, ओसामा को इन्होंने टिकट दिया है, तो अगर आप लोकप्रियता की बात करते हैं, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, उनको टिकट उस बेसिस पे दिया गया है। अभी जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें अगर लगा है पुलिस को कि वो आरोपी, उनको आरोपी माना है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए हैं, कोई तो उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला है। वैसे भी आचार संहिता लागू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि इससे बेनिफिट किसका हो रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम बोल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने बलि का बकरा बनाया है अपनी ही पार्टी के लोगों को। आपने बलिदान दिया है अपनी ही पार्टी के लोगों का। बाकी तो जो सच और गलत होगा ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय डिसाइड कर ही देगी। कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं आप सभी मेहमान, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। डॉक्टर राजन, आप सभी मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। भाटी साहब, राजन साहब, अनु पासवान, मनीष पांडे जी, श्वेता प्रिया जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम किसकी तरफ गोलबंद होते हैं, और क्या यह ध्रुवीकरण की कोशिश फायदेमंद होती है या काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है। इस खास पेशकश पे इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।